मुख्यमंत्री जी मंच पर पधार चुके हैं, उनका आगमन हो चुका है। सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत कर रहे हैं। सभी सरपंच भाई बहनों का, नवनिर्वाचित सरपंचों का माननीय मुख्यमंत्री जी अभिवादन कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। साथ में हैं श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। यहां है कि नहीं? हाँ, ये आवेदन मेरे पास पहुंचा दें। ये कई मेरे पास आ गए हैं और ये और बचे हैं, तो वहां कोई जाके सम्मान के साथ ले। अरे ये सबसे छोटी पंचायत के सरपंच है, मैं बड़ी पंचायत का सरपंच हूं, है तो दोनों एक ही है। इसलिए ये कलेक्ट करके आवेदन पहुंचा दें, तब तक अपन अपना काम प्रारंभ भी करते हैं। अभी लेने आ रहा है कोई, आप चिंता मत करना। और बाद में इस कार्यक्रम के बाद मैं भी यहां से बीच से निकलूंगा, तो एक बार कोई बहुत जरूरी होगा तो मैं हाथ में भी ले लूंगा। आप सभी लोगों से निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर ससम्मान बैठ जाएं। आप सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं। साथ में है श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्री प्रेम सिंह पटेल जी कैबिनेट मंत्री, श्री सुरेश धाकड़ जी राज्य मंत्री पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग। साथ में है श्री राम खिलावन पटेल जी, माननीय राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। साथ में है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, माननीय सांसद भोपाल, श्री विष्णु खत्री जी माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र बैरसिया भोपाल, श्रीमती मालती राय माननीय महापौर भोपाल, श्रीमती रामकुमार नौरंग सिंह गुर्जर माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत भोपाल, श्री किशन सूर्यवंशी जी अध्यक्ष नगर पालिका निगम भोपाल, और साथ में है श्री मलय श्रीवास्तव जी अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। सभी मंच पर उपस्थित हैं, हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि कृपया दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। साथ में सभी महानुभावों से निवेदन कि आज के इस महासम्मेलन का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ करने की कृपा करें। वो सभी महानुभाव द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस महासम्मेलन का शुभारंभ किया गया। सभी अतिथिगण अपने अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी विराजित हैं। अब समय हो चला है मध्य प्रदेश की जीवंतता और जीवटता का प्रतीक मध्य प्रदेश गान। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है।
माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। क्षिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। क्षिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है, हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, हाँ मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है। सभी अपने अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने आसन पर विराजित हैं। सभी महानुभाव मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण। अब अगला क्रम स्वागत क्रम की ओर। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं बहुत आदरपूर्वक माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आपसे निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आप कृपया अपनी तालियों से जरूर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। सभी लोगों से निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए माननीय राम खिलावन पटेल जी, राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आपसे निवेदन। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए श्री मलय श्रीवास्तव जी, अपर मुख्य सचिव। साथ में श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के स्वागत के लिए मैं धनंजय सिंह, सचिव पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, आपसे निवेदन। कृपया श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, मंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर करें। साथ में मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, महापौर एवं अध्यक्ष जिला पंचायत का स्वागत मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अमरपाल सिंह, संचालक सह आयुक्त पंचायत राज संचालनालय द्वारा। कृपया सभी का स्वागत करने का कष्ट करें। आप सभी से निवेदन, स्वागत सत्कार का क्रम चल रहा है। एक बार जोरदार तालियां सभी सम्माननीय मंच के लिए। बहुत ही आत्मीय पल। सभी का स्वागत किया श्री अमरपाल सिंह, संचालक सह आयुक्त पंचायती राज संचालनालय। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए यहाँ पर पंचायत के कुछ प्रतिनिधिगण यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके नाम मैं यहाँ पर ले रही हूँ। वे सभी प्रतीक चिन्ह भेंट करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। पंचायत के प्रतिनिधि अनूप सिंह जी बघेल जी, विनोद त्रिपाठी जी, नाथू सिंह सैंधव जी, रावेंद्र मिश्रा जी, संजीव सिंह जी, रवि सिंह जी और विष्णुधर, ये सभी आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से। पंचायत के प्रतिनिधिगण माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, उन्हें फूल माला पहनाकर। जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा एक घेरा बड़ा कर लीजिए ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का चित्र दिख सके। चित्र लेना जो चाहते हैं, जो भी फोटो लेना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा आप घेरा बड़ा कर लीजिए।
ताकि हमारे जितने मीडिया कर्मी हैं और जो पत्रकारगण हैं जो आराम से एक फोटो ले सकें। पंचायत के प्रतिनिधिगण सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित सरपंचों के एक दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सह सम्मेलन में संपूर्ण मध्य प्रदेश के 52 जिलों से पधारे सभी सम्मानीय सरपंच बंधुओं का, साथ ही सभी सम्मानीय सरपंच बहनों का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से पुनः हार्दिक स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हार्दिक स्वागत। इस विशाल जम्बूरी मैदान में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बहुत ही करबद्ध अनुरोध करती हूं स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। भारत माता की, भारत माता की। ये सामने बैठे हैं, थोड़ा धीरे जोर से लगाइए। भारत माता की। मध्य प्रदेश सरकार की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की और पंचायती राज की। आज मध्य प्रदेश के शिल्पकार, पंचायती राज को सुदृढ़ीकरण देने वाले, गांव के विकास की मंशा अपने दिल में जज्बात के साथ, जोश के साथ रखने वाले हमारे प्रदेश के मुखिया परम श्रद्धेय शिवराज सिंह जी साहब, जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मेरे भाइयों, लगना चाहिए इस पंडाल में कि मध्य प्रदेश में एक तरफ बड़े सरपंच साहब बैठे हैं और इस पंडाल में गांव के सरपंच जो हमारे राजा के रूप में आप सब बैठे हुए हैं, तो लगना चाहिए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। आज इस मंच पर उपस्थित हमारे साथ हमारे मंत्रीगण आदरणीय प्रेम सिंह पटेल जी, हमारे राज्य मंत्री आदरणीय राम खिलावन जी, हमारे राज्य मंत्री आदरणीय सुरेश धाकड़ जी, हमारे बीच में हमारी ओजस्वी सांसद प्रज्ञा जी, हमारे विधायक विष्णु खत्री जी, राजकुमार गुर्जर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, मालती राय जी महापौर, किशन रघुवंशी जी, हमारे एसीएस आदरणीय मलय श्रीवास्तव जी, पंचायती ग्रामीण विकास के समस्त अधिकारीगण, और आज इस पंडाल में मध्य प्रदेश की आन बान शान और जान हमारे पंचायत के समस्त सरपंचगण। मेरे साथियों, मुख्यमंत्री तो आते हैं चले जाते हैं, मगर व्यक्ति वही पहचाना जाता है जो जमीन से जुड़ा हुआ होता है। और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्होंने हमको निर्देश दिया कि मेरी मंशा है कि मध्य प्रदेश की प्रत्येक पंचायत के सरपंच से मैं सीधा संवाद कर सकूं, और आज ये सम्मेलन उन्हीं के निर्देश और उन्हीं के आशीर्वाद से यहां हम करने जा रहे हैं। मेरे साथियों, भारत गणराज्य क्यों कहलाता है? क्योंकि यहां पंचायती राज व्यवस्था है। यह विश्व का पहला देश है जहां पंचायती राज पूरी तरह से कार्य करता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पंचायतों को पूरी ताकत देना चाहते हैं, जिससे कि मध्य प्रदेश सरकार
पूरी तरीके से पंचायतों के माध्यम से विकास करने में सफल हो सके। अगर हमारा गांव विकसित होगा, हमारी पंचायत विकसित होगी, तो निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है, हमारे मुख्यमंत्री का सपना है कि देश को और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का, उस संकल्प को हम पूरा करने में कामयाबी हासिल करेंगे। यह तभी संभव होगा जब मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतें मजबूत होंगी। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं देख रहा हूं 2 वर्ष मुझे हो गए पंचायती राज का मंत्री बने हुए, कि हर पल हर दिन अगर उनकी विचार और उनका सोच है तो वो हमारी ग्राम पंचायतों के लिए सोच है। मेरे साथियों, आज हर काम एक गांव यूनिट की तरह कार्य करता है और हमारा सरपंच उस यूनिट का, उस पंचायत का मुखिया होता है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे राशन वितरण का कार्य हो, चाहे निर्माण कार्य हो, चाहे हितग्राही मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन हो, सारा कार्य हमारा ग्राम पंचायत का सरपंच और ग्राम पंचायत करती है। मेरे साथियों, आप चाहें तो अपने ग्राम पंचायत की तकदीर को बदल सकते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा हाथ, पूरा संरक्षण और पूरा आशीर्वाद आप सबके साथ हमेशा बना रहा है। मेरे साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी का यह सपना रहा कि सरपंच भाइयों के साथ साथ मेरी माताएं बहनें पिछड़ ना जाए, इसलिए 50% आरक्षण महिलाओं को देने में अगर किसी ने इतिहास रचा तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने 50% आरक्षण हमारी महिलाओं को दिया, माता बहनों को दिया। और आज हमारी माताएं बहनें ठप्पे के साथ पंचायत भवन में बैठती हैं और उसी तरीके से कार्य करती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से आप बल्लभ भवन में बैठ के काम करते हैं, उसी तरह हमारी सरपंच जो है, माताएं बहनें, वो कार्य करती हैं। आज मनरेगा के माध्यम से, 15 वित्त के माध्यम से और अन्य योजनाओं के माध्यम से हमारी ग्राम पंचायतें विकसित हो रही हैं और विकास की ओर अग्रसर हो रही है। हमारा 2019 में हमारे पंचायतों के चुनाव होने थे, बट कांग्रेस पार्टी के कुछ काउंसिलरों ने उसमें अड़चन पैदा की। 27% आरक्षण हमको ओबीसी को देना चाहिए था और हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा करी कि जब तक पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण नहीं दे दूंगा तब तक पंचायत के चुनाव नहीं होने दूंगा। और भले ही कांग्रेस पार्टी ने कितनी भी रिट पिटीशन लगाई हो, चाहे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट में, हर चीज का डटकर मुकाबला हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया और अंतोगत्वा जीत सत्य की हुई और हार झूठ की हुई। मेरे साथियों, और आज 27% आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश में जो हमारे पंचायत राज का चुनाव हुआ, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 22,000 सरपंचों की तरफ से मैं आपको विभाग के मंत्री होने के नाते धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने अपने संकल्प को पूरा किया और पंचायतों के चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में संभव हो सके। मेरे साथियों, जोरदार ताली बजाकर इस संकल्प को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दीजिए, जोरदार तालियों के साथ। आज इस सरपंच सम्मेलन में आपने इतनी व्यस्तता के होते हुए भी, जहां पूरे देश में कई जगहों पर चुनाव चल रहे हैं, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी का सिर्फ एक ही कहना था, चाहे कुछ हो जाए मैं अपने सरपंचों से सीधा संवाद करूंगा। और आज आपने हमको समय दिया। मैं विभाग की ओर से आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, और इस मंच पर बैठे हुए सभी नेताओं का, अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज गांव की उस इकाई को जो हमारे मध्य प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, उन सबके बीच में आप उपस्थित हुए। मैं आप सबका भी कि खेती के समय में भी आप सब आज यहां उपस्थित हुए और इस विश्वास के साथ मेरे साथियों
कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज, सरपंच, मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हर योजना को हम मजबूत करेंगे, गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और ईमानदारी के साथ हम कार्य करके अपनी ग्राम पंचायत को एक मॉडल ग्राम पंचायत बनाकर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय मुख्यमंत्री जी आपका विशेष रूप से धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और आदरणीय सरपंच भाइयों बहनों, बहुत ही आदरपूर्वक हमारे आत्मीय, हमारे प्रदेश के मुखिया, कुशल नेतृत्व और मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 बनाने वाले, आपदा को अवसर, समस्या को समाधान और मुश्किल को मुमकिन बनाने वाले हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूं। कृपया वे आएं, करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें और हम सभी को अपनी ओजस्वी वाणी से कृतार्थ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। वहां से जरा दूरी ज्यादा हो रही थी तो मैं इनका और पास आ जाऊं। बोलिए भारत माता की। उधर से भी आवाज आनी चाहिए। भारत माता की। पंचायती राज की। कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे भांजियों की भी। मंच पर विराजमान हमारे पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, जो बहुत यशस्वी ढंग से इस मंत्रालय को चला रहे हैं, आदरणीय श्रीमान महेंद्र सिंह सिसोदिया जी। इस विभाग के हमारे राज्य मंत्री भाई राम खिलावन पटेल जी। हमारे पशुपालन मंत्री आदरणीय प्रेम सिंह पटेल जी। पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री भाई सुरेश धाकड़ जी। भोपाल की यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी। हमारे विधायक भाई विष्णु खत्री जी। भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी। जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन श्रीमती रामकुमार नौरंग सिंह गुर्जर जी। हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव जी और अलग अलग सभी पंचायतों से यहां पधारे हुए मेरे प्रिय सरपंच बहनों और भाइयों। आज बहनें थोड़ी कम दिख रही है, 50% तो नहीं दिख रही। ऐसा तो नहीं सरपंच पति ज्यादा आ गए हो। अच्छा, दिख रही बहनें बीच बीच में बैठी। बैठिए। आप सबका सबसे पहले मैं अपनी ओर से और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाइयां देता हूं। बहुत दिनों से मेरी आपसे मिलने की इच्छा थी। आपकी भी मुझसे मिलने की इच्छा थी कि नहीं थी? हैदर वाले नहीं बोल रहे थी कि नहीं? तो मैंने सोचा हर जगह आप ज्ञापन देते हो, अपनी बात कहते हो, इसलिए इकट्ठे ही एक बार बुला लें। और इसलिए तय किया कि भोपाल में एक बार इकट्ठे अपनी चर्चा और बातचीत हो जाए। इसका मतलब यह नहीं कि बाद में चर्चा नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो बार बार मिलेंगे, 1000 बार मिलेंगे। आप सबको धन्यवाद। हमारे मंत्री जी जैसा बता रहे थे कि हमने निमंत्रण दिया कि आप सब आए, तो हमने बुलाया और तुम चले आए। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैंने पहले ही कहा कि मैं और आप एक बराबर हैं। आप ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, मैं बड़ी पंचायत का सरपंच हूं। भाई, लोकतंत्र में जो बड़ी पंचायत का होता है वो बड़ी संभालता है, जो छोटी पंचायत का होता है वो छोटी पंचायत संभालता है। तो है अपन दोनों बराबर। और इसलिए सबसे पहली चीज, मंच पर बैठे हुए हमारे अधिकारी साथीगण भी और बाकी सब,
मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा राज। इस राज में सबसे बड़ी अगर कोई है तो जनता है, और जनता के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, चाहे वो पंच हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो और किसी पद पर चुना गया हो। लोकतंत्र में चुनी हुई व्यवस्था ही सबसे ऊपर होती है, और इसलिए एसीएस सहित बाकी अधिकारीगण, उन सबको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर काम होगा तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की मर्जी के अनुसार होगा। बोलो ठीक बात है कि नहीं? उधर भी बताओ ठीक है कि नहीं? देखो, हमें जनता ने अधिकार दिया है, जनता ने वोट दिया है, जनता ने चुना है, जनता की अपेक्षा है, और हमारा तो टाइम भी 5 साल का है। तो 5 साल का ये कार्यकाल सरपंचों का यशस्वी हो और वो ढंग से जनता के संकल्प और सपने पूरे कर पाए। और इसलिए जो त्रिस्तरीय पंचायती राज में आपको अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार आपके ही हाथ में होंगे, उनको और किसी के हाथ में नहीं जाने दूंगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कुल मिला के चुना हुआ प्रतिनिधि और उनके अंडर में काम करने वाली शासकीय कर्मचारियों की व्यवस्था यथासंभव उसमें तालमेल और सामंजस्य हो, तो मैं उनको भी निर्देश यही दूंगा कि सरपंच और पंचायत के साथ चलें। और आपसे भी आग्रह यही है कि तालमेल जो हमारे अधिकारों का उपयोग करते हुए बढ़ा के, क्योंकि मिलना जुलना बैठना विचार करना यह हर एक स्तर पर आवश्यक है, वो होते रहना चाहिए। एक बात प्रारंभ में यह जरूर कहना चाहता हूं, अब आप चुने हुए सरपंच हैं, हो सकता है कोई ने आपको वोट नहीं दिया हो, कुछ तो ऐसे हैं कि जो निर्विरोध चुन के आए हैं। मैं ऐसी निर्विरोध पंचायतों को, जिनको मैंने समरस पंचायत कहा था, बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहां चुनाव नहीं हुए, सबने मिलकर तय कर लिया कि फलाना सरपंच बनेगा और पंच बनेंगे। मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव, लोकतंत्र की विशेषता, चुनाव होना कोई खराब भी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में तय किया है कि जनता अपनी मन से अपना प्रतिनिधि चुने। और इसलिए कई बार जरूरी है कि 1 के बजाय 6 खड़े हो गए, 7 खड़े हो गए, 3 खड़े हो। चुनाव लोकतंत्र की खूबी भी है। लेकिन एक प्रार्थना मेरी आप सबसे है, पंचायत में जनता सब अपनी रहती है। अब जिनने चुना, कुछ ने वोट दिया होगा, कुछ ने वोट नहीं दिया होगा, यह स्वाभाविक है। लेकिन चुनने के बाद आपके मन में यह भाव ना रहे कि इसने नहीं दिया, जरा इसको तो देखता हूं। कई बार थोड़ा हो जाता है कि वो वोट दिया ही नहीं। देखो, अब अपने लिए बड़ी दृष्टि रखें, सबका भला करके। जिनने इस बार नहीं दिया उनका भी दिल जीत लो यार, सेवा करके। अधिकार तो सबके हैं, सेवा हमको सबको करनी है। इसलिए मन में कटुता का भाव हमारे ना रहे, तो मुझे ऐसा लगता हम और भी अच्छी और बेहतर सेवा कर पाएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनने भी कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो हमारी कोशिश हो कि विकास के काम में हम सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करें। और मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक बात और समझ लेना कि जनता तो अपने पास आएगी, रोज मांग करेगी, मच्छर हो रहे हैं, सरपंच क्या कर रहे हो तुम। अब तब ये मत कह देना कि ये सरपंच, ये
मच्छर मारना मेरा काम है क्या कोई? देखो भैया, जनता तो हर काम के लिए आएगी, आपसे अपेक्षा है कि आप पूरा करो। कई बार अपन को गुस्सा आने लगता है, अरे वोट दे दे तो खरीद लाए का खा ही जा रहे हैं, सवेरे से लेकर शाम तक लगे जो ही करत रहे काम। तो भैया देखो, जनता ने चुना है तो नाराज होने का अधिकार हमको नहीं है, चिड़चिड़ाने का अधिकार हमको नहीं है। हमको सुनना है, इतना जरूर है कि थोड़ा टाइम टेबल बना लेना चाहिए। पंचायत में कब बैठेंगे, लोगों को सूचना रहे कि इतने बजे से इतने बजे तक बैठेंगे, तो लोग भी उस समय आए ताकि बाकी काम भी कर पाए। और एक बात जरूर बड़े ध्यान से कर लेना, वैसे आपने किया होगा, आप जो नियम है, प्रक्रिया है, जो आपके अधिकार है, वो जरा ढंग से पढ़ लेना। पढ़ लिए कि नहीं पढ़े? अरे पढ़े कि नहीं? देखो भाई, हर पंचायत में मंत्री जी आपके अधिकारी बैठे, हर पंचायत में अधिकार क्या क्या है ये पूरा एक गाइडलाइन बन के चली जाए ताकि सबको पता चल जाए कि हम ये कर सकते हैं। और नहीं तो सरपंच तो हम हैं और चला कोई और रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे भी कह रहा हूं कि हमको पढ़ लेना चाहिए अपने अधिकार, वो जरूरी है। और एक बात और निवेदन है मेरा कि बिना पढ़े कोई भी प्रस्ताव आए भैया कभी दस्तखत मत करना, बिना पढ़े दस्तखत मत करना। अगर लोकतंत्र है, वैसे तो सब पढ़े लिखे चुने हैं, लेकिन अगर कहीं कोई इक्का दुक्का ऐसा भी भाई या बहन हो तो कोई सब ढंग से समझ ले, वो इसमें कोई बुराई नहीं है। बाद में ऐसे मामले भी आए कि जांच हुई तो सरपंच साहब ने कहा अरे हमने थोड़ी देखो, तो वो आ गए सचिव बा ने दस्तखत करा ले। तो इस चक्कर में मत रहना। देखो सारी चीजें समझ ही रहे होंगे, मैं कोई ये नहीं मानता कि आपने नहीं समझी होगी। दूसरी बात मैंने अभी कहा है, इतनी बड़ी पंचायत में पूरी ट्रेनिंग नहीं होती, तो ब्लॉक के स्तर पर पूरी ट्रेनिंग हो कि ये अधिकार है, ये काम है, ये प्रक्रिया है, ये नियम है, काम ऐसे करना है, ताकि हम सब चीजों को ढंग से समझ के अगले 4.5 साल ढंग से काम कर पाए। ये कुछ चीजें मुझे लगी कि आपको बताना मेरी ड्यूटी है। एक बात मेरे बहनों और भाइयों, कि जनता को उनके हक देना है, उनके अधिकार देना है। जो जो पात्र भाई बहन हैं वो उनके अधिकार से वंचित ना रह जाए। देखिए सरकार यहां से तो योजना बना देती भोपाल से। अब भोपाल में जब वल्लभ भवन में हम समीक्षा करते हैं तो हमारे सामने अच्छा ही अच्छा पिक्चर सामने आता है। प्रधानमंत्री आवास बोले दनादन बन रहा है साहब, जल जीवन मिशन बोले बढ़िया पानी जा रहा है। अब बढ़िया जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये तो आपको ठीक पता होगा, मैं तो हर एक गांव जाके देख नहीं सकता। मैं कोशिश कर रहा हूं, कई जगह आजकल औचक निरीक्षण कर रहा हूं, देख रहे होंगे आप, अचानक जाके भी देख रहा हूं। जहां गड़बड़ मिल रही है वहां सही करने का काम भी कर रहा हूं, वो भी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो आप लोग, तो वो भी कर रहा हूं। लेकिन मैं आज चाहता हूं कि मेरे बहनों और भाइयों, आप मेरी आंख और मेरे कान बन जाओ ना। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? देखिए सही जानकारी कि योजना कई जगह बहुत अच्छी पहुंचती है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है, काम बहुत अच्छा होता है। कई बार उसमें निचले स्तर पर गड़बड़ें हो जाती है, तो हमको सही जानकारी मिले ये जरूरी है। और इसलिए मेरे प्रिय सरपंच बहनों और भाइयों, हम दोनों बड़ी पंचायत और छोटी पंचायत मिलके एक हो जाएं। आपके और मेरे बीच में एक फोन कॉल की दूरी रहे, ताकि कोई आपको बताने लायक चीज हो। मेरे दोनों मंत्री साथी आदरणीय महेंद्र सिंह जी, भाई रामखिलावन जी, आपके नंबर भी दे दो और मेरे नंबर भी सीएमओ के, अभी नंबर लिख के मुझे दे देना, मैं बोल के भी बता दूंगा, यहाँ सीएमओ के जो अधिकारी होंगे वो दे देंगे। देखिए अगर कहीं कोई चीज ठीक से नहीं हो पा रही है, ऐसी चीज है
कि मुख्यमंत्री को ध्यान दिलाना चाहिए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गड़बड़ अगर होगी तो उसको ठीक करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ढंग से लोगों तक उनके अधिकार पहुंच जाए, ये मेरे बहनों और भाइयों हमारी जरूरत है, क्योंकि ये काम हमारा है। और एक बात और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि देखो मेरे बहनों और भैया, पंचायत चलाने में जनता का सहयोग, जनता से सीधा जुड़ाव, और इसलिए ग्राम सभा की बैठक आपकी एक नियमित अंतराल के बाद होते रहना चाहिए। ग्राम सभा हो, वो कागजी ना हो, वो वास्तव में ढंग से हो जाए। देखिए, जनता के भागीदारी से अगर आप कोई काम करोगे तो मैं मानता हूं उस काम में ज्यादा सफलता आपको मिलेगी। एक बात तुलसीदास जी ने कही है, वो मैं आपके बीच दोहराना चाहता हूं। देखो, हमारा काम है सेवा का काम, लोगों की सेवा का काम, और हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। ये देखो, दूसरों की सेवा, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। मैं एक घटना सुनाता हूं आपको, मेरी बात सब ध्यान से सुन रहे हैं ना? एक घटना सुनाता हूं। देखो, अगर हम दिल लगा के काम करते हैं, मेहनत से सेवा के काम में लगते हैं, तो आनंद कितना मिलता है। एक दिन मैं रोज अपने सीएम हाउस से निकलने के पहले जो लोग आते हैं उनसे मिलने की कोशिश करता हूं, लेकिन मंगलवार को कैबिनेट की बैठक रहती है। कैबिनेट की बैठक के कारण मुझे निकलने की जल्दी रहती है, क्योंकि पढ़ना पड़ता है प्रस्ताव। जैसे मैंने आपसे कहा कि बिना पढ़े मत करना, तो मैं भी बिना पढ़े कोई चीज थोड़ी आने देता हूं कैबिनेट में, ढंग से पढ़ना पड़ता है। तो मंगलवार के दिन मैं थोड़ी जल्दी में रहता हूं। तो मंगलवार को एक दिन मैं निकल रहा था सीएम हाउस से, तो मेरे जो कर्मचारी थे उनने मुझे कहा कि साहब एक आदमी मिलना चाहता है। हमने कहा मंगलवार है, आज दिक्कत है, आज नहीं मिल पाएंगे। तो वो रो रहा है। तो मैंने कहा जल्दी बुलाओ, पता नहीं कौन सी ऐसी काम होगा। बुलाया जल्दी से, वो सामने आए। तो मैंने पूछा भैया बताओ जल्दी काम क्या है? तो कहने लगे मामा जी मैं तुम्हें माला पहनाना चाहता हूं। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया कि यार माला पहनाना कोई काम है? आज कैबिनेट की बैठक है, माला पहनाने की आज जरूरत क्या है? बोल नहीं माला तो पहनाना है। तो मैंने कहा इस काम के लिए रोका? बोले तुम मुझे नहीं पहचाने? मैंने कहा नहीं। तो बोले जब तुम दौरे पे आए थे मेरे जिले में, तो मेरा एक हाथ नहीं था, तुमने कलेक्टर को बुला के कहा था कि इसका हाथ लग जाए, मेरा वो हाथ लग गया है, तो मैं अपने उस हाथों से तुमको माला पहनाना चाहता हूं, इसलिए मैं रो रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए और इतना आनंद हुआ कि आप कल्पना नहीं कर सकते। किसी दुखी की सेवा कर देना मन को आनंद और प्रसन्नता से भर देता है, और इसलिए भाव अपना ये रहे कि हम बेहतर ढंग से लोगों की अच्छी सेवा कर पाएं। मैं सच मानता हूं इतना आनंद आएगा आपको कि जीवन धन्य हो जाएगा। इससे बड़ा पुण्य और कोई दूसरा सच में नहीं होता। देखो, इस भाव से काम करेंगे तो आनंद आएगा। और दूसरा भाव ये है कि मर गए फिर आ गया ये सवेरे से परेशान करने, तो फिर अपन चिड़चिड़ाते हैं। कई बार मन में ऐसा भाव आता है कि सवेरे सवेरे आ गए। तो अगर काम का दृष्टिकोण बदल जाएगा तो काम करने में आनंद आएगा। अब देखिए, कुछ जवाबदारी मैं आपको देना चाहता हूं। कुछ ज्ञापन आपने मुझे दिए हैं, तो वो मेरी ड्यूटी है कि उनमें जो कठिनाई आपने बताई उनमें से जो हल हो सके वो हल करूं। मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसकी अपेक्षा मुझे, भैया बैठ जाओ सरपंच, मैं बाद में मिलते हुए जाऊंगा, ऐसा मत करो। कुछ चीजें ऐसी है जिसकी अपेक्षा मुझे आपसे है, तो कुछ आपको अपेक्षाएं हैं, कुछ मुझे अपेक्षाएं हैं। तो मुझे जो आपसे अपेक्षा है वो बताऊं क्या?
सब नहीं बोल रहा, बताऊं क्या? देखो, नंबर 1, आप कोशिश करो कि अपने गांव को हम समरस गांव बनाएं। अब चुनाव निपट गए, चुनाव के बाद हम सब कैसे मिलके एक हो सकते हैं? क्या ये हो सकता है कि हम तय करें कि हमारे गांव में अगर छोटे मोटे झगड़े हैं तो वो झगड़े पुलिस में नहीं जाएंगे, हम बैठ के समाधान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन छोटी छोटी चीजों में लड़ाई झगड़ा हुआ, कहा सुनी हुई और एफआईआर हुई तो फिर पुलिस वाले पहुंच गए गांव में। उसके बाद आपसी झगड़े में ही आप ये मानो ऊर्जा भी खर्चा होती है अपनी, और धन का भी अपव्यय होता है, धन भी फालतू जाता है। एक कोशिश कर रहे, मैं नहीं करता कि 100%, हाँ बड़ा कोई झगड़ा हो गया, कोई 302, कोई 307, तो पुलिस आएगी, लेकिन मैं छोटी मोटी चीजों की बात कर रहा हूं। बोलो, इसके लिए तैयार है? सब तैयार हैं? तो हम एक गाइडलाइन जैसी बनाएंगे कि भाई छोटे मोटे मामले में अगर गांव में निपट जाए तो उसकी एफआईआर ना हो। ग्राम स्वराज का एक नया कॉन्सेप्ट तैयार करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें गांव की चीजें गांव में निपटे, इस बात की कोशिश हो। दूसरी चीज वो, और मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी उम्मीद से मैंने आपको बुलाया है। देखिए, बड़ी खुशी की बात है और मैं आप सबको बधाई दे रहा हूं, आपके प्रयत्नों से हुआ है ये। पश्चिमी भारत में ग्रामीण, देखो स्वच्छता में, शहरी स्वच्छता में मध्य प्रदेश नंबर 1 है हिंदुस्तान में, हम नंबर 1 पे हैं। इंदौर जैसे शहर ने चमत्कार किया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी, पश्चिम जोन में, गांव में भी स्वच्छता में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। अब हम क्या ये फैसला कर सकते हैं कि मेरी ग्राम पंचायत स्वच्छ ग्राम पंचायत होगी? ये शिवराज सिंह चौहान नहीं कर सकता, ये सरपंच, पंच और उनकी टीम ही कर सकती है। घूड़ा काय को गली पे, सड़क पे पड़ा रहे, पानी काय को खुले में बहे, हम कैसे बेहतर व्यवस्था, हर व्यक्ति शौचालय में जाए, टॉयलेट का उपयोग करे, ये स्वच्छता से कई बीमारियां दूर होती है। तो एक मेरी अपेक्षा है कि हमारा गांव स्वच्छ रहे। बोलिए, इसके लिए तैयार हैं आप? उधर वाले भी तैयार हैं? स्वच्छ गांव हम बनाने की कोशिश करें। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसके बारे में आप विचार करो मेरे प्रिय सरपंच बहनों और भाइयों, कि मैं रोज पेड़ लगाता हूं। आपको पता है कि नहीं? मैं रोज पेड़ लगाता हूं। जैसे मैं रोज भोजन करता हूं, वैसे ही मैं रोज पेड़ लगाता हूं, और 3 पेड़ लगाता हूं, इसलिए कि उतनी ऑक्सीजन का हम उत्पादन तो कर दें जितनी सांस लेने के लिए हमको चाहिए। मैं रोज पेड़ लगाने की बात नहीं कर रहा, गांव में व्यवहारिक भी नहीं है, लेकिन क्या हम ग्राम पंचायत में कोई जगह तय कर सकते हैं जिसकी हम फेंसिंग करवा दें, और हम तय करें कि यहां जन्मदिन के दिन पेड़ लगाए जाएंगे, जिसका जन्मदिन होगा वो पेड़ लगाएगा। या कोई माता पिता की पुण्य स्मृति में कोई काम करना चाहे तो वो पेड़ लगाएगा। बताओ, ये हो सकता है क्या? सब बताएं, हो सकता है क्या? तो मुझे लगता है सहज ही अपना गांव हरा भरा हो जाएगा, पेड़ लगातार लगते जाएंगे, और जो ऑक्सीजन का संकट, ग्लोबल वार्मिंग का संकट हमारे सामने है, उसको भी हम खत्म कर सकते हैं। मेरे प्रिय सरपंच बहनों और भाइयों, अपना गांव गरीबी मुक्त कैसे बने? देखो, सोचो आप, एक बार गंभीरता से सोचो। मैं केवल भाषण देने नहीं आया, मैं दिल में और आत्मा में मेरे जो चीज भरी है, जो भाव छुपे हैं, वो आपके सामने उड़ेलने आया हूं। गांव में गरीबी मुक्त अब कैसे होगा? देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये अगर हमने ढंग से कर दिया तो गांव गरीबी मुक्त होगा। अब नंबर 1, रोटी, तो राशन की व्यवस्था है, आप सब जानते हैं। आपको और ठीक से उस व्यवस्था को देखना है कि 5 किलो फ्री में राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जा रहा है, और 5 किलो
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का अन्न आता है, ये अनाज ठीक से बटे, ये हमारी लगातार कोशिश रही है। लेकिन माइक्रो लेवल पे तो आप ही देखोगे ना कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो रही। अगर ये हमने ढंग से देख लिया तो एक सीमा तक अन्न की पूर्ति हो जाती है। तो आप देखोगे क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं? सब देखेंगे। और मैंने तय किया है कि भाई देखो, वैसे अन्न हमारे यहां बढ़ता है, अनाज हमारे यहां बढ़ता है, लेकिन हमने तय किया है कि अगर अनाज के मामले में कोई ने जरा भी गड़बड़ की तो सीधे हथकड़ी लगेगी और जेल जाएगा, छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। लेकिन आप अपनी पंचायत में देख लोगे तो गरीबी मुक्त करने का एक बड़ा काम हो जाएगा। दूसरा, रोटी के साथ मकान। देखो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान, जिसमें 60% पैसा प्रधानमंत्री जी देते हैं, 40% पैसा राज्य सरकार मिलाती है। लगातार मकान आ रहे हैं। 38 लाख मकान हमारे बन चुके हैं। अभी 8 लाख मकान पर निर्माण का काम चल रहा है। इस साल हमने 10,000 करोड़ रुपए का बजट मकानों के निर्माण के लिए दिया है। आगे आपके कई के आवेदन आए कि आवास प्लस के नाम कट गए, पोर्टल बंद हो गया, कई तरह की चीज बताई। तो भारत सरकार के साथ मिलके, क्योंकि पोर्टल भारत सरकार का है, वहां से चीजें आती है, तो हम उस समस्या का भी समाधान करेंगे। लेकिन जो मकान बने वो ढंग से बन जाए, मकान का पैसा मकान में ही लग जाए, ऐसा ना हो कि मकान बने ही नहीं। और एक बात और, सब जगह से नहीं आती, लेकिन कुछ जगह से ये खबर भी आती है कि पैसा तो आएगा खाते में, लेकिन आवास प्लस की सूची में नाम आया तो 5-10 हजार रुपया झटक लिए कि ला हम तेरा स्वीकृत करवा देते हैं। ऐसी शिकायतें आई कि बहुत कम आई, मैं बहुत ज्यादा की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिनने ऐसा किया उनको हमने नौकरी के बाहर भी कर दिया, सेवाएं समाप्त भी कर दी, कार्रवाई भी की। लेकिन आपकी जवाबदारी मेरे बहनों और भाइयों कि जितने मकान आए वो ढंग से बन जाए, गरीब का मकान, गरीब की छत हो जाए। इसमें आपका सहयोग चाहिए कि काम ठीक से हो जाए। बोलिए, आप सबका सहयोग मिलेगा। हम धीरे धीरे जैसे जैसे आते जाते हैं मकान बनवाते हुए चले जाएं। अब ये मकान भी हो गया तो एक तीसरी चीज, अब वो प्रधानमंत्री आवास की राशि के लिए तो आप जानते हैं दिल्ली बात करनी पड़ी। अब वो आवेदन आ गया तुम्हारा मेरे भाई, अरे ये नहीं है, देखो आपका ज्ञापन आ गया, उसमें से जो संभव है वो किया जाएगा। कुछ चीजें भारत सरकार के हाथ की है, कुछ चीजें मध्य प्रदेश सरकार के। अभी तो आप जो राशि आती है उसका बेहतर उपयोग हो जाए और मकान बन जाए, इस काम में लगे। राशि बढ़ना है कि और कुछ होना है वो भारत सरकार के हाथ की बात है, तो उन तक बात पहुंचाने का काम करेंगे। एक बात और मैं आपसे कहता हूं, वो है कि अपने गांव का हर बच्चा पढ़ने स्कूल जाए, कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। देखो आप कर सकते हो, ये मैं नहीं कर सकता। आप जानते हो निःशुल्क किताबों की व्यवस्था, 8वीं तक यूनिफॉर्म की व्यवस्था, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, कई व्यवस्थाएं। और एक बात और मैं आज आपको कह रहा हूं, यहां से खुले मंच से मैं आप सबको आग्रह कर रहा हूं कि जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं, किसी भी जाति और समाज के हों, बिना इस भेदभाव के हमने मध्य प्रदेश में यह तय किया है कि 12वीं में अगर 75% लेके वो आ गए तो लैपटॉप तो मिलेगा ही, लेकिन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज, कहीं भी एडमिशन होगा तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और इसलिए गांव में बच्चे स्कूल जाएं, नंबर 1। दूसरे, शिक्षा की गुणवत्ता सुधरे, इसलिए CM राइज स्कूल खोल रहे हैं। सब जगह तो नहीं बन सकते, अभी बीच बीच में बनाना शुरू किया है, और वो इतने अच्छे स्कूल होंगे कि हर प्राइवेट स्कूल को मात करेंगे। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, क्योंकि उनमें जो भवन ही बन रहे हैं
वो 35-35, 30-30 करोड़ रुपए के बन रहे हैं। वहाँ लैब, वहाँ लाइब्रेरी, वहाँ प्लेग्राउंड, खेल का मैदान, वहाँ स्मार्ट क्लास, सबका इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि सरकारी स्कूल की जो शिक्षा है वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो जाए, और एक दिन वो आए कि प्राइवेट से निकाल के लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराएं। उस दिशा में कोशिश जारी है। लेकिन बच्चे स्कूल जाए, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। बोलिए मिलेगा? जोर से बताएं, मिलेगा? अब इसके बाद इलाज की व्यवस्था के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। देखो, इलाज गरीब के लिए सबसे बड़ी चीज है। बीमार हो गए तो कई बार उधार पैसा लिया, और उधार पैसा फिर कई दिनों तक चुकता नहीं है, और इसलिए आयुष्मान कार्ड व्यापक पैमाने पर बनाए गए। अभी आपके सहयोग से ही मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप सबने मिलके जो शिविर लगाए गांव में, अलग अलग हितग्राही मूलक योजनाओं के जो हितग्राही थे उनके नाम जुड़ जाए पात्र के, तो 83 लाख लोगों के नाम जोड़ दिए गए अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत। 83 लाख लोगों के, उसमें एक है आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक का बड़ी बीमारी का इलाज केवल सरकारी अस्पताल में नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी निःशुल्क किया जाएगा। और एक और मैं आपको आग्रह कर रहा हूं कि एक तो आयुष्मान कार्ड से इलाज, और उसके बाद भी कोई दिक्कत हो जाए तो मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की राशि मेरे पास है। अगर कोई गंभीर बीमारी किसी को हो तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, वो बिना इलाज के ना रह जाए। हमें खबर लग जाए, हम उसका यथासंभव इलाज करवाने का भरपूर प्रयास करेंगे, ताकि कोई गरीब कैंसर का पीड़ित हो, ब्रेन ट्यूमर का हो, हार्ट का हो, कई की अप्रोच हो पाती है और कई की अप्रोच नहीं हो पाती, तो वो इलाज अपना ढंग से कर पाए। देखो, ये चीजें ऐसी है कि मैं भोपाल में बैठ कर करना चाहूं तो चाह के भी नहीं कर सकता, इसलिए उसमें आपका सहयोग मुझे चाहिए। एक बात और, हमारा गांव की हर योजना मैं लगातार इस बात पे जोर दे रहा हूं, और फिर आपका सहयोग चाहता हूं कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार से मुक्त हो। उसमें आप सबका सहयोग मुझे मिले। जो गड़बड़ करे उसको हम छोड़ेंगे नहीं, ये मेरा संकल्प है। लेकिन मिलके करेंगे तो ये काम भी हम कर पाएंगे। फिर एक लाडली फ्रेंडली गांव। देखिए, अपने गांव में मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि हम बेटियों का और माताओं का सम्मान करें। अब पुराना जमाना बदल गया है और धीरे धीरे ये जागृति आ रही है। पहले तो बेटी का जन्म का मतलब होता था कि आफत आ गई हो। कई बार कई जगह ये मानते थे, सब जगह की बात मैं नहीं करता, लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया है। बेटियां देवियां हैं, और इसलिए हमारा गांव बेटियों के आगमन पर स्वागत करे, उनका बेटियों के जन्म पर स्वागत करे उनका। ये प्रार्थना है मेरी। मैं हर कार्यक्रम में ये संदेश देने की कोशिश करता हूं, बेटी बोझ नहीं, बेटी वरदान है। तो बेटियों के प्रति आदर रखे हमारा गांव, इसमें आपका सहयोग चाहिए। बोलिए मिलेगा? तो बोलिए भारत माता की। एक गांव का अपन मास्टर प्लान बनाएं, इसको आप ध्यान से नोट कर लेना। गांव का मास्टर प्लान, जैसे शहर का मास्टर प्लान बनता है वैसे हम गांव का मास्टर प्लान बनाएं। और गांव के मास्टर प्लान में आप तय कीजिए कि पहले साल कौन सा काम करना है। अब कोई भी अधिकारी काम तय नहीं करेगा, काम तय करेगी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत मिलकर। आप तय कीजिए। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप बनाइए कि इस साल ये काम हम करेंगे, अगले साल हमारे मास्टर प्लान में ये है, उसके अगले साल मास्टर प्लान में ये है। तो जो राशि हमारी आने वाली है या जो राशि आई है उसका बेहतर से बेहतर उपयोग हम सुनिश्चित करके। देखो, कई बार ऐसा होता है बिना प्लानिंग का बना लिया,
तो जो चीज सामने आ गई बना दी। अब प्लानिंग से बनाओ ना कि पहले साल इतना सीमेंट कंक्रीट होना है, दूसरे साल हमको खेल का मैदान बनाना है, जो भी आपका। तो गांव बैठे और गांव का मास्टर प्लान बनाए। बोलिए सब बना लेंगे मास्टर प्लान? हमारे मंत्री साथी यहाँ बैठे हैं, एसीएस बैठे हैं। भाई नीचे ये निर्देश सीधे चले जाए कि गांव की विकास की योजना, पंचायत के विकास की योजना कोई अफसर नहीं बनाएगा और भोपाल से भी नहीं आएगी, वो गांव बनाएगा। सरकार अब भोपाल से नहीं, सरकार चौपाल से चलेगी। हो मंजूर तो बोलो हाँ। ये गांव में होने दो, क्यों गांव के लोग, सरपंच और उनकी टीम, ग्राम सभा ये समझती है कि ठीक चीज हमारी जरूरत की कौन सी है, उसको कैसे बनाए। एक और बड़ी चीज मैं आपका निवेदन कर रहा हूं कि उसको भी आप ढंग से देखना, और वो है प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत महत्वाकांक्षी योजना बनाई। 50% पैसा राज्य शासन मिला रही है। देखो पहले अपन गांव जाते थे तो गांव में डिमांड होती थी हैंडपंप लगवा दो, खेचू भिंड मुरैना तरफ कहते थे, हमारे गांव में खेचू खिंचवा दो भैया। अब ये हैंडपंप का जमाना हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव गांव में पीने का पानी पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के देना है, ताकि हैंडपंप पे पानी भरने नहीं जाना पड़े, और नल की टोटी खोलें तो झरझर पानी आ जाए, गुंड गगरा और बर्तन भर जाए। ये एक बड़ी क्रांति है। पानी कितना महत्वपूर्ण है आप जानते हैं मेरे बहनों और भाइयों। पानी नहीं होता तब पानी की कीमत समझ में आती है। लेकिन जल जीवन मिशन की योजनाएं ठीक से बन जाए, मैं आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं और आपको अधिकार भी दे रहा हूं कि जल जीवन मिशन की योजनाएं चेक करो। हजारों करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है या होने वाला है, ताकि आपके गांव में ये पीने के पानी की व्यवस्था ढंग से हो सके। ये चेक करने का अधिकार आपको है, और एक नंबर दूंगा कि अगर काम ठीक नहीं हो तो आप जरूर वहां शिकायत करना, ताकि योजनाओं को हम चेक कर पाए, और जो योजना बन गई है उसका संचालन फिर ठीक ढंग से हो सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप करे या गांव की समिति करे, वो भी आप व्यवस्था बना लेना। नहीं तो कई बार पेयजल की योजना बन गई और फिर नल में पानी है ही नहीं, टंकी बन गई, पाइपलाइन बिछ गई, उपयोग हो ही नहीं रहा, सूखी टंकी खड़खड़ा रही है और कौआ बैठ रहे हैं बाप है। अब इससे कोई फायदा थोड़ी कही जाएगी। और इसलिए इसका ढंग से उपयोग हो जाए, ठीक से बन जाए। जल कर की वसूली गांव के साथ मिलके, क्योंकि भविष्य में अगर ठीक से चलाना है तो वो आवश्यक है। तो ये जवाबदारी भी मैं आपको सौंप रहा हूं, और आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस जवाबदारी को भी आप निभाने की कोशिश करें। आपकी जितनी भी फ्लैगशिप स्कीम है उन पे आज मैं बात नहीं कर रहा। पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत, एक चीज और स्वयं सहायता समूह। ये स्वयं सहायता समूह गरीब बहनों के कई जगह बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और इनकी आमदनी कई जगह एक एक बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना से भी ज्यादा हो गई है। तो ये एक नई ताकत है, एक नई क्रांति है, और इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को आगे बढ़ने में आप सहयोग करना। मैंने गरीबी की बात कही थी, एक है रोजगार। रोजगार की कई योजनाएं, उन पर आप नजर रखो। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा बैंक की योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप की कई योजनाएं। अब हम महीने में एक दिन रोजगार दिवस बनाते हैं, और उस दिन अधिकतम योजनाओं में बैंकों से टाई अप होके पैसा पहुंच जाए खातों में, इस बात का इंतजाम करते हैं। तो ये स्व सहायता समूह शक्तिशाली बने, और रोजगार की योजना में भी गांव में बच्चों को रोजगार मिल जाए। एक जानकारी आपको, 1 लाख तो सरकारी नौकरियां, उसके विज्ञापन लगभग निकल रहे हैं, उसमें भर्ती कर रहे हैं। निवेश के माध्यम से प्लेसमेंट हो, उसमें रोजगार की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी स्वरोजगार की योजना, उसके माध्यम से भी लोगों को रोजगार मिले, बच्चों को रोजगार मिले। एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है, उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। देखो, एक
अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया था अंग्रेजी थोपने का, हमारे सर पर अंग्रेजी थोप दी गई और वातावरण यह बना दिया गया कि अंग्रेजी वाले ही समझदार है, बाकी तो गंवार है। लेकिन अंग्रेजी का मतलब विद्वता नहीं है। मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, बड़ी क्लासों की पढ़ाई कायम होगी अंग्रेजी में। उस अंग्रेजी की अनिवार्यता के कारण गांव के बच्चे पीछे रह गए, गांव के बच्चे पिछड़ के रह गए, गांव के बच्चे सफल नहीं हो पाए। और इसलिए हमने मध्य प्रदेश की धरती पर तय किया कि अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं रहेगी, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी। हिंदी में पहला राज्य अपना मध्य प्रदेश बना जहां तय कर दिया अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त, हिंदी में पढ़ाई की जाएगी। और इसलिए देखना, अब गरीब के बेटा बेटी भी, किसान के बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे, लेकिन जरूरी है कि हमारे पढ़ाई का काम चलता रहे। मेरे मित्रों, ये कुछ चीजें ऐसी है जो मैंने आपसे सहयोग के लिए मांगी है। एक नंबर मैं आपको जो हमारे राज्य मंत्री है और उनके वहां से नंबर आप अनाउंस कर देंगे तो वो सारे नंबर यहाँ पे सबके पास नोट हो जाएंगे। एक मेरा मुख्यमंत्री निवास का नंबर नोट करके दें, पीछे कौन सा है? हाँ, मुख्यमंत्री कार्यालय का एक ये नंबर नोट करके रखो। और ये हमारे मंत्री द्वय का नंबर वहां से अनाउंस होगा जब ये कार्यक्रम खत्म होगा। एक मुख्यमंत्री कार्यालय का नंबर है 0755, ये कोड है 0755। इसके बाद नंबर है 244 223 1 244 2231। ये मैं आपको भेजूंगा भी। इन चीजों में जो मैंने सहयोग मांगा है उसके लिए इसके साथ दो तीन चीजें और आपके समस्याओं के बारे में थोड़ी मुझे चर्चा करनी है जो आपने मुझे बताई। एक सफल होने के लिए एक मंत्र देता हूं। देखो, एक बार जीतना आसान है, जीतने के बाद लोकप्रियता बरकरार रखना यह बहुत कठिन काम है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक श्लोक कहा है, वो श्लोक मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अच्छा कार्यकर्ता कौन? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्धि असिद्धियो निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो मतलब जो संग से मुक्त हो, राग द्वेष से मुक्त हो, सबको बराबर मानता हो और सबके साथ समान व्यवहार करता हो। कौन ने साथ दिया नहीं दिया आप देखे बिना सबकी सेवा करे, वो है मुक्त संगो। अनहमवादी मतलब जिसमें अहंकार ना हो। अब मैं मुख्यमंत्री बन गया और मैं घमंड में चूर हो जाऊं कि साला मैं तो साहब बन गया, अब मेरे बराबर कौन है, और कोई से ढंग से बातें नहीं करूं, तो ये उचित नहीं है। हम सरपंच बन के और विनम्र हो जाएं, अहंकार हमारे मन में ना हो, तो मुक्त संगो। अनहमवादी, धृति मतलब धैर्य। देखो, अब बने हैं तो कई समस्या हमारे सामने आएगी, कई परेशानी आएगी। मैं भी परेशानियों का सामना करता हूं, तो हम धैर्य ना खोएं, उसमें से रास्ता निकालने की कोशिश करें। कोई शिकायत कर रहा है, कोई लगा रहा है पीछे से, कोई काम नहीं करने दे रहा है, कई तरह की चीजें आती है, फील्ड में आती कई तरह की चीजें। तो वैसे में भी हम धैर्य से रास्ता निकालें, धैर्य ना खोएं। तो मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति और उत्साह मतलब काम करने का उत्साह हमारे मन से कभी समाप्त ना हो, उत्साह से भरे रहें तो हम बेहतर कर पाएंगे। और सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा, सफलता मिली तो ठीक है, नहीं भी मिली तो घबराए नहीं। ऐसे कार्यकर्ता को सात्विक कार्यकर्ता कहते हैं। तो ये हम ध्यान रखते हुए काम करें कि दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, मुसीबत आएगी, बाधाएं भी आएगी। आप अच्छा काम करोगे। अब अगर गांव में अनुशासन बनाना है, गांव में अतिक्रमण ना हो, व्यवस्था अच्छी बनी रहे, तो थोड़ी बहुत बाधा आएगी। सब एक जैसे तो होते नहीं है। तो उन बाधाओं को भी धैर्यपूर्वक सामना करते हुए अनुशासन और व्यवस्था गांव में बना के रखने का काम अगर आप करेंगे तो हम गांव इतने बेहतर बना लेंगे
कि लोग उदाहरण देंगे। कई पंचायतों का लोग उदाहरण देते हैं कि फलानी पंचायत देख लो, वहां इतना अच्छा काम हुआ है। मैं चाहता हूं मित्रों कि आपकी पंचायत भी उन पंचायतों में से हो कि लोग ये कहें कि अगर काम देखना है तो चलो फलानी पंचायत का देख लो। एक आदर्श पंचायत, एक आइडियल पंचायत अगर आपकी पंचायत को आपने बना दिया तो काम करने में आनंद आएगा और पीढ़ियां नाम लेगी कि फलाने जी सरपंच बने थे तब हमारी ये काम प्रारंभ हुए थे और हमारा गांव ऐसा बन गया। अब आपने कुछ आवेदन अपनी समस्याओं के संबंध में सौंपे हैं, उनमें कई तरह की चीज है, अलग अलग आवेदन हैं। उनमें से कुछ चीजों पे मैं आज चर्चा करूंगा, कुछ चीजों को हम वर्कआउट करेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज जो आपने कही है कि समस्त निर्माण कार्यों की टीएस और जो तकनीकी प्राकलन हैं वो एसओआर कम है और एसओआर में भेद है, अलग अलग है। एक विभाग के लिए अलग है और दूसरे विभाग के लिए अलग है, और इसलिए आज ही हम ये फैसला कर रहे हैं कि एसओआर में परिवर्तन किया जाएगा और जो प्रचलित दरें हैं बाजार की, उन प्रचलित दरों के हिसाब से नया एसओआर बना दिया जाएगा ताकि वो व्यवहारिक हो, वो ठीक हो, और जो लागत काम में आती है उस काम को आप ठीक ढंग से कर पाएं। नहीं तो पता चला अठन्नी आई और खर्चा रुपया का है तो पैसा कहां से आएंगे, फिर काम समय पे नहीं होता, काम ठीक नहीं होता। और इसलिए न्याय ये कहता है, मंत्री जी एसीएस बैठे आज ही, मैं वहां निर्देश दे रहा हूं एसओआर की दरें तत्काल प्रभाव से बदल दी जाएं ताकि जो रियल खर्चा है वो रियल खर्चा आ जाए तो उसके हिसाब से अपने काम हो जाए। ये अन्याय है कि पैसा है नहीं और कह रहे इतना काम कर दो। और एक बात ये भी सही है, आप परीक्षण कर लें, एक विभाग के रेट अलग और दूसरे विभाग के रेट अलग, ये नहीं होना चाहिए। इसको पूरी गंभीरता से करके आदेश जारी किए जाएंगे, आप इसमें चिंता मत कीजिए। आपने एक बात और कही रोजगार सहायकों के बारे में, कुछ जगह पंचायत सचिव नहीं है, उनकी पूर्ति कर दी जाएगी और रोजगार सहायक स्थानांतरित हो सकें, एक पंचायत से दूसरी में भेज दिए जाए तो यह भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी कर दिया जाएगा। आपने मनरेगा की व्यवहारिक जो जानकारी है उस आधार पर आपने कहा मनरेगा में कपिल धारा के कुआं खोदने की फिर से अनुमति दी जाए। तो कपिल धारा के कुएं जहां जरूरी है वहां बनाए जाएंगे, उसकी अनुमति हम तत्काल प्रभाव से देने का काम करेंगे। और उसमें आपने महंगाई को देखते हुए उनकी लागत और कैपिंग की सीमा बढ़ाई जाए, तो उसको भी महंगाई को बढ़ी हुई दरों को देखते हुए इसकी व्यवस्था भी कर दी जाएगी ताकि वो फिर से बन सके। आपने ये भी कहा है कि सुदूर संपर्क सड़क योजना, अब इसमें मेरा कहना है, आपसे मेरा कहना है कि इसमें प्राथमिकता देना आप खेतों की सड़क को। ठीक है, अरे सब बोलो ठीक है। गांव की सड़कें हम कोशिश करेंगे कि अलग फंड से बनाएं, लेकिन खेतों की सुदूर सड़क संपर्क योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन उसमें प्राथमिकता खेत की सड़कों को दे देना आप, क्योंकि कई बार किसान ये मांग करते हैं कि खेत में जाने का रास्ता नहीं है, पगडंडी गड़वाट बनी है, तो वो बन जाएगी तो फसल का आना जाना ये सुगम हो पाएगा। बोलिए सबका सहयोग मिलेगा इसमें।
अब इसके साथ आपने ये बात भी की है, 15वें वित्त की राशि चूंकि वो आती है भारत सरकार से, लेकिन राज्य वित्त की जो राशि आती है उस राशि को हम और ज्यादा आप जो योजना बनाएंगे उसके हिसाब से जारी करने का काम करेंगे। जो भारत सरकार का है वो हम भारत सरकार को लिखने का काम करेंगे। आपने इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग के अंतर्गत नामांतरण और बंटवारा ये अधिकार पंचायतों के पहले थे, फिर कुछ बाधाएं पैदा हुई, शिकायतें हुई, तो इसका परीक्षण करके मैं चाहता हूं कि नामांतरण जैसे मामलों में पंचायत के पास अधिकार आ जाएं। कोई गड़बड़ हो तो जिम्मेदारी अलग तय हो, तो उसकी व्यवस्था भी हम लोग तय करेंगे। अब एक और मांग मेरे पास आई है कि सीएम हेल्पलाइन में फर्जी शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब ये एक बड़ी समस्या हो गई कि सीएम हेल्पलाइन इसके लिए कि कहीं गड़बड़ हो तो शिकायत करें। अब ऐसे ग्रोह तैयार हो गए जो झूठी शिकायतें करते रहते हैं और झूठी शिकायत पे जांच हो जाती है और जांच के बाद फिर दिक्कत होती है। तो मैं ये व्यवस्था करूंगा कि झूठे शिकायतकर्ता के खिलाफ भी फिर कार्रवाई की जाए कि तूने झूठी शिकायत क्यों की। और नहीं तो इसी में परेशान रहते हैं बेचारे, झूठी शिकायत हो गई, बैठ गई जांच, अब फिर सरपंच साहब बेचारे काम करें कि शिकायत का सामना करें, उसी में परेशानी हो जाती है। तो ये मांग भी, ये भी समस्या अपनी बहुत जायज है और इसलिए इस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपने ये बात भी कही है कि पोर्टल की तकनीकी कमियों के कारण कई बार काम अटकते हैं। इस मामले को हम भारत सरकार के साथ चर्चा करके इसको भी हम हल करने का काम करेंगे। आपने बीपीएल की सूची में नाम जोड़ने की बात कही है, तो इसमें मैं एक बात आप सबसे कह रहा हूं। देखो, अभी बीपीएल की सूची में 86% जो कुल जनसंख्या है उसके 86% नाम जुड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यह अधिकार दे रहा हूं कि कोई जायज नाम अगर बीपीएल की सूची में छूट गया हो तो प्रक्रिया करके आप उसको भेज दो, हम उस नाम को जोड़ लेंगे जो सही नाम है। राशन की सूची में अगर कोई सही नाम छूट गया हो तो उसको हम जरूर जोड़ेंगे। लेकिन एक जिम्मेदारी और, भले वो वहां मत उठाना आप, लेकिन अगर कोई गलत नाम जुड़ा है, ट्रैक्टर भी घर पे है, गाड़ी भी घर पे है और बीपीएल में भी है, तो बताओ उसका नाम काटा जाए कि नहीं? तो भाई ये एक बार तय हो जाए, कोई गरीब छूटे ना। और कोई, मैं सामान्य व्यक्ति की नहीं कह रहा, कोई सामान्य गरीब की नहीं कह रहा, लेकिन कोई बहुत ऐसा नाम जुड़ा है कि जिसका बीपीएल का कोई मतलब ही नहीं है, तो उसका नाम काटने का काम भी हमको करना चाहिए। वही न्याय है कि सही नाम छूटे नहीं और गलत नाम अगर है तो वो नाम कट जाए। बोलो भारत माता की। और एक बात, सरपंचों का मानदेय अभी केवल 1750, सरपंचों का मानदेय अभी केवल 1750 रुपया है। इसको बढ़ा के मैं 4250 रुपया कर रहा हूं ताकि चाय पानी का खर्चा तो ढंग से निकल जाए, नहीं तो हर एक सरपंच साहब से मांगते हैं। तो इसको भी मैं अभी बढ़ाने का काम करता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जो संभव हो सकता है वो हम सबको मिलकर करने की कोशिश करना चाहिए। मैं सरकार, एक बात ध्यान से सुन लें, मैं सरकार आप सबके साथ मिलकर चलाना चाहता हूं ताकि नीचे तक सारी चीजें ठीक से पहुंच जाए, काम हो जाए। बोलिए सबका साथ मिलेगा, सबका साथ मिलेगा तो मिलकर काम करेंगे, गांव को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। मामा हर कदम पे आपके साथ खड़ा होगा, साथ चलेंगे और गांव की तस्वीर भी बदलेंगे और जनता की तकदीर भी बदलेंगे।
अंत में एक बात, अपने गांव को मेरी प्रार्थना है, अपने गांव को हम कोशिश करें कि हम नशा मुक्त बनाने की कोशिश करेंगे। बोलिए करेंगे? तो मेरे साथ बोलिए। एक और पेशा पंचायतों में एक काम कर लेना, तेंदुपत्ता अगर ग्राम सभा तोड़ना चाहती है तो 15 दिसंबर तक ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा कि तेंदुपत्ता हम तोड़ेंगे और हम बेचेंगे। तो वो 15 दिसंबर के पहले प्रस्ताव पास करके जरूर भिजवा दे, ये मेरा निवेदन है। और एक बात सुनना ध्यान से, ग्राम स्वराज की नई कल्पना मैं और जल्दी आपके सामने लेके आ रहा हूं, ताकि गांव के सारे काम गांव के प्रतिनिधि मिलकर करें और सरकार केवल उनका मार्गदर्शन करने का काम करे। और एक बात और कह रहा हूं, ग्राम पंचायत में प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार आपको 15 लाख तक के हैं, उनको बढ़ा के 25 लाख रुपया कर दिया जाएगा। अभी हमने 15वें वित्त आयोग की 1472 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है, तो वो भी आपके खातों में पहुंच रही है। जब बीच में कमलनाथ आए थे तो वित्त आयोग का पैसा ही जारी नहीं किया था। ये पैसा कभी मैं रुकने नहीं दूंगा, सीधे पंचायतों के पास पहुंचेगा। आओ मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम सब संकल्प करें कि इस एक एक पैसे को हम ढंग से जमीन पे लगाएंगे, काम बेहतर करेंगे, योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और अपने गांव को बेहतर ग्राम पंचायत को बेहतर ग्राम पंचायत बना के दिखाएंगे। उसमें मैं साथ दूंगा, आप सबका सहयोग मिले। सब तैयार है? तो आज संकल्प लेंगे कि हम मिलकर बेहतर काम करेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए अपने अपने स्थान पे खड़े होके, अपने अपने स्थान पे खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के, आप भी आगे आ जाएं सब, दोनों हाथ ऊपर उठा के और दोनों मुट्ठी बांध के हम सब संकल्प लेंगे कि अपने गांव को बेहतर बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए। अभी हम सुन रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और बहुत ही आदरपूर्वक माननीय हो गए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने वाले और देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, उपस्थित सभी मंत्रीगणों का अपनी ओर से सबका आभार व्यक्त करता हूं। और बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों ने उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आपकी 100%